मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। ये जो श्रृंखला मैंने शुरू की है साहित्य को लेकर, हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर, उसका ये मेरा आज का तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उसका आप उनको देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। ये जो मेरा तीसरा वीडियो है आपने देख ही लिया होगा, काव्य के रूप या काव्य के प्रकार को लेकर है। असल में मैं आज वीडियो बनाने वाला था आदिकाल को लेकर, लेकिन आदिकाल को प्रारंभ करने से पहले हमको ये जानना अति आवश्यक है कि काव्य कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि अभी हम जब आगे बढ़ेंगे इसमें तो कई सारी ऐसी रचनाएं और कई सारे ऐसे कवि आएंगे जिनकी कुछ शैलियाँ आएंगी और कुछ उनके काव्य आएंगे जहाँ पर हम और आप बात करेंगे कि ये आपका महाकाव्य है, ये गीति काव्य है, ये मुक्तक है, ये है, ये वो है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इनके बारे में भी आपको जानना अति आवश्यक है। और परीक्षा में भी प्रश्न इस प्रकार के कई बार आ चुके हैं, जैसे कि एक प्रश्न आया था कि जो रश्मि रथी है वो किस विधा में है या किस काव्य की रचना है। तो अब वो गीति काव्य है, महाकाव्य है या कहा जाए खंड काव्य है, तो वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। तो उन सभी परेशानियों को हल करने के लिए ही मैंने आज का ये वीडियो सोचा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को काव्य के रूप या काव्य के प्रकार को लेकर। तो देखिए, आज सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि काव्य क्या होता है। अगर हम ये जाने काव्य क्या होता है तो देखिए, काव्य होता है, जैसे काव्य उस छंदोबद्ध रचना को कहते हैं या साहित्यिक रचना को कहते हैं जो श्रोता या पाठक के हृदय में भावात्मक आनंद भर दे, वही क्या है, साहित्य है। इसको लेकर कई विद्वानों ने अपने मत रखे हैं। हम तीनों के आधार पर, अर्थात भारतीयों के आधार पर और पाश्चात्य लोगों के आधार पर, दोनों के आधार पर देखेंगे काव्य क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आचार्य भामह के आधार पर। ठीक है, आचार्य भामह ने क्या कहा? आचार्य भामह ने शब्दार्थों सहितो काव्य, भामह ने क्या कहा है कि शब्दार्थ से युक्त काव्य को ही काव्य कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद विश्वनाथ जी हैं, साहित्य दर्पण इन्होंने ग्रंथ लिखा था। विश्वनाथ जी ने, वैसे तो ये रस की परिभाषा है लेकिन इसकी पर ये काव्य की भी परिभाषा मानी जाती है, तो उन्होंने लिखा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कहने का तात्पर्य है वो ये कहना चाहते हैं कि जब भी कोई वाक्य रस से युक्त हो जाता है तो वही क्या हो जाता है, काव्य हो जाता है। और लगभग इसी की तरीके से कुछ अंग्रेजी या पाश्चात्य काव्यशास्त्री हैं, उनका भी यही सोचना है। जैसे एक पाश्चात्य काव्यशास्त्री हैं कॉलरिज। कॉलरिज क्या कहते हैं कि पोइट्री द बेस्ट बर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर, द बेस्ट बर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर। कहने का तात्पर्य है कि उनका मतलब है कि अच्छे वर्णों का अच्छे क्रम में रखा हुआ जो ग्रुप है वही क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। इसके बाद एक और विद्वान है कॉर्लायर, इन्होंने कहा है कि पोइट्री वी विल कॉल म्यूजिकल थॉट। कहने का मतलब है कि पोइट्री क्या है कि जिसे हम संगीतात्मक भाव कह सकते हैं या संगीतात्मक हमारे विचारों को ही पोइट्री कहते हैं। पोइट्री मतलब काव्य, काव्य का ही दूसरा नाम है पोइट्री। अब हम बात कर लेते हैं, हिंदी के विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल, आप जानते ही हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि जो उक्ति हमारे हृदय को भावात्मक कर दे या भावों से भर दे वही क्या है, काव्य कहलाता है। अर्थात वह उक्ति जो हमारे हृदय को भावों से परिपूर्ण कर दे, अर्थात जो उक्ति हृदय में भाव उत्पन्न कर दे वही क्या है, काव्य है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये 2 संस्कृत के काव्य शास्त्रियों के आधार पर, क्योंकि देखिए हमारा जो हिंदी साहित्य है वो संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर ही चलता है।
परिवर्तन इसमें थोड़ा बहुत किया गया है। कुछ पाश्चात्य काव्य शास्त्र का भी हमारे हिंदी साहित्य में प्रयोग होता है, इसलिए उनके बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी था। और रामचंद्र शुक्ल जी को तो आप जानते ही हैं, इन्होंने भी अपने विचार काव्य को लेकर दिए हैं। तो ये तो थी काव्य की परिभाषा, ठीक है। अब हम बात करते हैं काव्य के भेदों को लेकर। तो मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, अब देखेंगे हम काव्य के भेदों को, ठीक। देखिए, संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर मैं आपको इसका थोड़ा सा भेद कराऊंगा, थोड़ा बहुत हिंदी के आधार पर भी है, ठीक है। देखिए, चलिए देखिए, काव्य, सबसे पहले काव्य जिसको हमने अभी क्या कहा था अंग्रेजी में, पोइट्री, ठीक है। काव्य को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। काव्य को दो भागों में बांटा गया। पहला है आपका दृश्य काव्य, ठीक, और दूसरा है श्रव्य काव्य। ठीक है, दृश्य काव्य का मतलब क्या होता है, जिसे हम केवल देखकर महसूस करें या देखकर आनंद लेते हैं, वही क्या है, दृश्य काव्य है। इसको रूपक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूपक, ठीक है। रूपक का मतलब जिसका मंचन हो सके, और इसमें विभिन्न प्रकार के रूपों का प्रयोग होता है, इसलिए इसको रूपक कहा जाता है, क्योंकि मंच पर जिसका अभिनय होता है वही क्या कहलाते हैं, नाटक। नाटक या रूपक भी इसको कहा जाता है। श्रव्य काव्य मतलब जिसका आनंद हम पढ़कर या बोलकर लेते हैं, वही क्या है, श्रव्य काव्य कहलाता है, या पढ़ने या बोलने योग्य, और वह केवल देखने योग्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत जो चीजें सम्मिलित होती हैं, जैसे इसके अंदर आते हैं आपके नाटक, ठीक है, प्रहसंग आदि आते हैं, और रूपक के 10 भेद आते हैं, ठीक है। रूपक के 10 भेद, रूपक के कई सारे भेद हैं, जैसे कहानी है, भांड है, प्रहसंग है, अंक है, और कई सारे इसके भेद हैं। जैसे मैं कुछ लिख दे रहा हूं, रूपक के कुछ भेद हैं, जैसे कि नाटक है, प्रहसंग, भांड, अंक, भाड़ है, भाड़, अंक आदि, ये क्या है, रूपक के भेद हैं। मैं नीचे लिख दे रहा हूं क्योंकि फिर इधर आएगा नहीं, हाँ जी, आदि, ठीक है। और रूपक के 10 भेद होते हैं और 18 उपरूपक माने गए हैं। कुछ लोगों ने उपरूपकों की संख्या अधिक मानी है, कुछ ने कम मानी है। उपरूपकों के भी 18 भेद यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। तो सीधी सी बात है, दृश्य काव्य जिसको हम देखकर या मंचन करके प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, पहले का जो जमाना था, उस समय पर टंकण नहीं था, या कहा जाए ये छपाई का कार्य नहीं होता था। तो जितने भी नाटक हुआ करते थे, उनका मंचन हुआ करता था। लोगों को पढ़ने को नहीं दिए जाते थे, उनको सुनाए नहीं जाते थे, मंचन करके दिखाया जाता था। लेकिन आज का जो दौर है, इसमें नाटक भी हमारे अब किसमें, श्रव्य काव्य में आ गए हैं। बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जिनकी हम किताबें खरीद के लाते हैं और उनको पढ़ते हैं। धारावाहिक के तौर पर बाकायदा उनको रखा जा सकता है, और बहुत से नाटकों पर धारावाहिक टीवी पर आ भी रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि प्राचीन काल में दृश्य काव्य हुआ करता था, आज भी है, नाटकों का मंचन आज भी होता है, टीवी पर आते हैं, वैसे भी आप देखोगे कहीं ना कहीं होता है। लेकिन अब ये दोनों ही रूपों में प्रयोग होता है, ये देखा भी जाता है, पढ़ा भी जाता है, सुना भी जाता है, ठीक है। श्रव्य काव्य क्या होता है, जिसे पढ़ा जा सके और सुना भी जा सके, ठीक, पढ़ा जा सके और सुना जा सके। इस श्रव्य काव्य के 3 प्रकार होंगे, 3 भेद, ठीक है, 3 भेद। सबसे पहला है, देखिए, पद्य से शुरू करेंगे, पद्य, गद्य और चंपू, ठीक है। ये चंपू बाद में जोड़ा गया है हिंदी से संबंधित, वैसे संस्कृत में भी बहुत सारे चंपू ग्रंथ मिल जाते हैं। तो बात करते हैं पद्य। मैंने आपको बताया था पद्य और गद्य की पहचान सबसे अच्छी क्या है, कि जिसको हम पढ़ते नहीं है, गाते हैं, वो पद्य है, और जो गद्य है जिसे हम गाते हैं, ठीक है। तो अब इन्हीं के थोड़े से हम भेद कर लेते हैं। देखिए, दृश्य काव्य क्या होता है, ये फिर काली निकल आई, नीली कहाँ गई, हाँ जी, ये रही नीली। दृश्य काव्य क्या होता है, देखने योग्य, ठीक है, जिसे देखा जाता है वही क्या है, दृश्य काव्य है। श्रव्य काव्य क्या होता है, पढ़ने और सुनने योग्य, ठीक है। पद्य क्या होता है, छंदोबद्ध रचना,
छंदोबद्ध रचना अर्थात छंदों के आधार पर जिस काव्य की रचना होती है वही क्या कहलाता है, पद्य कहलाता है। और गद्य छंद विहीन रचना, छंद विहीन जो रचनाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, गद्य कहलाती हैं। चलिए पहले इसी के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा विस्तार हम अब करेंगे। इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, गद्य की जो जो विधाएं होती हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या होती हैं, उनके लिए बनाऊंगा। जैसे कि आपकी बात करी जाए उपन्यास, कहानी, एकांकी, हाँ एकांकी इधर भी है, देखिए कहाँ है, प्रसंग लिख दिया मैंने, एकांकी इधर भी आएगा आपका, ठीक है। एकांकी है, यात्रा वृत्तांत है, या कहा जाए पत्र पत्रिकाएं, ये सभी इसी के अंतर्गत आती हैं। पत्र पत्रिकाएं आदि इसी के अंदर आती हैं, गद्य के अंतर्गत आती हैं। और चंपू काव्य क्या होता है, चंपू काव्य होता है गद्य और पद्य का मिश्रित, अर्थात गद्य और पद्य की जिसमें रचनाएं दोनों पाई जाएं, दोनों मिलकर, यानी कि पहले थोड़ा सा कहानी हो, फिर कुछ छंदोबद्ध रचना हो, फिर कहानी हो, फिर छंदोबद्ध रचना हो, तो ऐसे काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। और मैथिली शरण गुप्त का जो यशोधरा है, गुप्त जी का जो यशोधरा ग्रंथ है, ये एक तरीके का चंपू काव्य कहा जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पद्य की तरफ। देखिए पद्य की बात करी जाए तो पद्य के फिर से दो भेद करे गए हैं, पद्य के फिर से दो भेद किए गए। एक कहा गया आपका, चलो इधर लिखूं, देखूंगा इधर आ पाएगा क्या नहीं, मुक्तक, ठीक है। और एक किया गया आपका, क्या नाम है उसका, प्रबंध, ठीक है। मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य, किसके पद्य के भेद किए गए। प्रबंध का मतलब क्या होता है, प्रबंध अर्थात जिसका बंध किया गया हो, जिसे बांधा गया हो, अर्थात इसमें कहानी होती है, किसी का चरित्र चित्रण होता है, या किसी नायक की कहानी का वर्णन दिया होता है, जो कि कैसा होता है, क्रमानुसार होता है, या एक धारावाहिक की तरह, धारावाहिक की तरह जिसमें कहानियां चलती हैं ना, धारावाहिक टीवी पे जो आते हैं, एपिसोड के 22 बटा हुआ होता है, और जिसमें एक कहानी लगातार क्रमबद्ध तरीके से चलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रबंध काव्य कहते हैं। या कहा जाए कि इसमें जितने भी जो खंड होते हैं उनको आगे पीछे नहीं किया जा सकता, ठीक है। या कहा जाए छंदों को ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता, आगे पीछे नहीं किया जा सकता, तो ऐसे जो काव्य होते हैं प्रबंध काव्य कहते हैं। या सीधे सीधे कहा जाए कि कहानियों के आधार पर बंधे हुए काव्य को हम क्या कहते हैं, प्रबंध काव्य कहते हैं। और मुक्तक काव्य क्या होता है कि जहां कहानी वानी कुछ नहीं होती, या कहा जाए कि यहां पर प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र होता है, वह स्वपूर्ण होता है, अर्थात अपने आप में पूर्ण होता है। जैसे आप कबीरदास जी के दोहे सुनते हो, रहीमदास जी के जो दोहे सुनते हो, वो अपने आप में ही पूर्ण होते हैं, वो कोई कहानी की तरह नहीं चलते, ठीक है। तो जो कहानी की तरह चले वो प्रबंध काव्य है। और जो कहा जाए कि जिसमें कोई कहानी ना दी हो, बस ये किस लिए होता है, अपनी आत्मानुभूति के लिए, विभिन्न प्रकार के रसों को प्राप्त करने के लिए जो काव्य की रचना होती है वो मुक्तक कहलाता है। और आजकल के जो कवि है मुक्तक की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि नई कविता, जो आपने सुना है कि नई कविता का युग आया हमारे स्वतंत्रता के बाद से, वो यही था, मुक्तक का ही इस समय पर ज़्यादा बोलबाला है। आपके जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुक्तकों का ही प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप सुनते ही हो, कोई दीवाना कहता है, कौन है ये आप जानते ही हो, वो भी मुक्तक ही रचनाएं आजकल करते हैं। फिर इसके बाद में प्रबंध काव्य के फिर से दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य के फिर से दो भेद होते हैं। एक होता है आपका महाकाव्य और एक होता है आपका खंड काव्य। अब देखिए मैंने बताया था प्रबंध काव्य क्या होता है, कहानी युक्त रचना, इसको हम क्या बोलते हैं, एक सेकंड, हाँ जी, कहानी, या इसको कथा युक्त, चलो इसी से लिख दे रहा हूं, मुझ पे देखो दो दो मार्करों से काम नहीं होता, कथा युक्त रचना, ठीक है। या कहा जाए इसको कथा मुक्त रचना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। प्रबंध काव्य क्या होते हैं, कथायुक्त रचना होती है जो एक धारावाहिक की तरह चलती रहती है, ठीक है। अब उसके भी दो भाग होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। वैसे तो अगर आप देखोगे महा का मतलब महान अर्थात विशाल, अर्थात वह काव्य जो विशाल हो, या सीधी सी बात है कि ऐसी कथा जो कैसी हो, विशाल हो, वही क्या कहलाएगा आपका महाकाव्य। और खंड काव्य मतलब
समझने वाले क्या समझ लेते हैं वो समझिए। खंड काव्य का मतलब ये लोग समझते हैं कि महाकाव्य में से ही किसी खंड को अगर अलग निकाल लिया जाए तो वही खंड काव्य बन जाता है। ऐसा नहीं है, ये भूल हमें नहीं करनी है। तो हम समझेंगे कि खंड काव्य क्या होता है और महाकाव्य क्या होता है। मैं वही बड़ा परेशान हूँ, कहाँ गया नीला। हाँ जी, देखिए महाकाव्य होता है, सबसे पहले हम जानेंगे महाकाव्य क्या है। मेरा थोड़ा दिमाग बट जाता है इनके चक्कर में, नीले पीले मेरे पे नहीं होता, मैं एक से ही करता हूँ काम। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए महाकाव्य क्या होता है। महाकाव्य जो सर्गों में विभाजित हो, किसमें हो, सर्गों में, या किसी ऐसे व्यक्ति का चरित्र चित्रण किया जाए जो कि इतिहास प्रसिद्ध हो, महान हो, या कोई ऐसा महापुरुष हो जिसको वर्णन किया जा सके, तो उसका जो जीवन चरित्र का वर्णन होता है वही क्या कहलाता है, महाकाव्य कहलाता है। ठीक है। अब जितने भी इसमें कैरेक्टर रखे जाते हैं, कहा जाए जिस नायक का, जो हमारा महाकाव्य का नायक होता है, वो आपका काल्पनिक नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जो इतिहास प्रसिद्ध हो या इतिहास में कभी ना कभी रहा हो। जैसे रामचरितमानस है, महाकाव्य है, उसके जो कहा जाए नायक है भगवान श्री राम है। ठीक है। अब बात करते हैं महाकाव्य की कुछ विशेषताओं के बारे में। देखिए महाकाव्य की सबसे पहली विशेषता तो यही है कि इसका जो नायक है वो कैसा होना चाहिए, उदात्त होना चाहिए। उदात्त होना चाहिए, उदात्त का मतलब होता है प्रसिद्ध होना चाहिए, या कहा जाए इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए। दूसरी बात कि उसी नायक के चरित्र का चित्रण किया जाता है विस्तृत तरीके से, और उसके साथ कई उसके सहयोगी होते हैं, उनका भी चरित्र चित्रण इसमें सम्मिलित होता है। और एक मुख्य कथा तो चलती ही है, साथ में बहुत सारी लघु कथाएं भी चलती हैं। जैसे आप रामचरितमानस में देखते हैं कि रामचंद्र जी की कथा भी दी है, उसमें बाली की भी दी है, रावण की भी दी है, और उससे पहले से ही श्रवण कुमार की भी थोड़ी सी कहानी उसके अंतर्गत शामिल करी गई है। जटायु की अलग कहानी चल रही है, हनुमान जी की अलग कहानी चल रही है। तो कहा जाए कि महाकाव्य एक ऐसा काव्य होता है जिसमें कई व्यक्तियों के या कई पात्रों के चरित्र चित्रण किए जाते हैं। ये तो रही विशेषता। और समझिए कि जो सर्गों में विभाजित हो, सर्गों में ये दोनों ही विभाजित होते हैं। तो पहली विशेषता तो इसकी देखिए हमें ये रखनी है कि नायक कैसा हो, नायक के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन। ठीक है। महाकाव्य की विशेषता क्या है कि नायक के संपूर्ण जीवन के चरित्र का वर्णन। और खंड काव्य क्या है, इसकी विशेषता यह है नायक के किसी एक घटना या एक भाग का चित्रण। ठीक है। दूसरा तरीका यह है, महाकाव्य जो होता है उसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आपका पृथ्वीराज रासो है, उसमें 69 सर्ग है। ठीक है, 69 सर्ग है। तो देखिए कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए, कम से कम 8 सर्ग, और इसके होने चाहिए 7 से कम। ठीक है, 7 या 7 से कम, या सब 7 के बराबर होने चाहिए, 7 से अधिक। जैसे रश्मि रति में 7 सर्ग हैं तो 7 से कम होने चाहिए या 7 होने चाहिए, 7 से अधिक नहीं होने चाहिए। अब मैं जो बात चल रहा था महाकाव्य के बारे में, पहली बात तो यही थी कि नायक कैसा होना चाहिए, नायक के चरित्र का, संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन होता है। उसके साथ उस समय पर जो सामाजिक क्रियाकलाप होते हैं उनका चित्रण होता है, सामाजिक परिवेश का चित्रण होता है। इसी के साथ रसों में अगर कोई महाकाव्य है तो उसमें श्रृंगार रस, वीर रस या फिर शांत रस की प्रधानता होती है। इनमें से कोई एक रस की प्रधानता होती है। जैसे आपका जो रामचरितमानस है उसमें पूरे के पूरे उसमें शांत रस की प्रधानता है, लेकिन इन रसों के अलावा भी गौण रूप में अन्य रस भी शामिल होते हैं। जैसे महाभारत में आप देखोगे या रामचरितमानस में देखोगे तो बहुत सारे रसों का प्रयोग कई स्थानों पर हुआ है। जैसे शुरुआत में वात्सल्य रस है, जब रामचंद्र जी पैदा होते हैं। ठीक है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तो उस समय पर कौन सा चित्रण है आपका, वात्सल्य रस का चित्रण है। लेकिन पूरे के पूरे अगर महाकाव्य की बात करी जाए तो इसकी जो परिपाटी है वो शांत रस को लेकर है। ठीक है, और प्रत्येक सर्ग के बाद में छंद परिवर्तन होना चाहिए। तो ये कुछ विशेषताएं हैं महाकाव्य को लेकर। इसके ऊपर मैं विस्तार से अलग एक वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, मुझे केवल सामान्य आपको जानकारी देनी है। खंड काव्य क्या होता है कि जिसमें नायक के जीवन का केवल एक भाग का चित्रण हो, या फिर नायक का चित्रण हो, किसी और का चित्रण ना हो। जैसे अगर मैं बात करूं, रश्मि रथी था, अभी हमने रश्मि रथी की बात करी थी। रश्मि रथी में है क्या है, रश्मि रथी में
कर्ण के जीवन का जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का वर्णन है, लेकिन केवल उन्हीं के बारे में यहाँ पर चर्चा अधिक हुई है और किसी की कहानी नहीं चली है। केवल किसकी कहानी चली है? कर्ण की कहानी चली है, अर्थात उन्हीं के जीवन को लेकर जो काव्य की रचना हुई है वही क्या कहलाया? खंड काव्य। अब रामचंद्र जी वाला जो आप समझ चुके हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें महाकाव्यों की, महाकाव्य कौन कौन से हैं? अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत में पहले से जैसे की बात है आपका महाभारत है, रामायण है, ये क्या है? महाकाव्य है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कालिदास जी का विज्ञान शाकुंतलम बहुत बड़ा एक उदाहरण है। उसके बाद में अगर हम बात करें किरात अर्जुनी है, ये भारवी जी की रचना है, ये भी एक महाकाव्य है। और अगर हम हिंदी में आ जाएं तो हिंदी की शुरुआत जो होती है, रामचंद्र शुक्ल जी ने सबसे पहला ग्रंथ जो माना है या काव्य ग्रंथ माना है वो पृथ्वीराज रासव को माना है। ये भी एक क्या है? महाकाव्य है। उसके बाद में आए हम साकेत है, ठीक है। इसी तरीके से प्रिय प्रवास है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, ये क्या है? आपके महाकाव्य है। और अगर हम खंड काव्य की बात करें तो जैसे मेघदूतम है, ये कालिदास जी की रचना थी, ये क्या है? एक खंड काव्य है। और अगर हम बात करें रश्मि रथी है, तुलसीदास जी ने पार्वती मंगल, जानकी मंगल की जो रचना करी है वो क्या है? खंड काव्य है, ठीक है। तो आइए चलिए अब हम इधर की तरफ चलते हैं। ये जो मैंने आपको अभी रचनाएं बोली हैं ये सभी आपको नीचे दिखाई दे जाएंगी लिखी हुई। चलिए मुक्तक की बात करते हैं। मुक्तक के भी दो भेद किए जा सकते हैं। मुक्तक के भी दो भेद किए जा सकते हैं। देखिए दोनों भेद में इधर कर दे रहा हूं, ठीक है। पहला है पाठ्य मुक्तक और दूसरा है गेय मुक्तक या गीति काव्य, ठीक है। गेय मुक्तक या गीति काव्य। पाठ्य मुक्तक का मतलब है पढ़ा जाए, पढ़ा या सुनने योग्य, पढ़ने व सुनने योग्य, यानी कि जो केवल पढ़े जाते हैं और सुने जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पाठ्य मुक्त कहलाते हैं। और गेय मुक्तक अर्थात जिसमें गीत की प्रधानता हो, अर्थात जो गाए जा सकें वही क्या है? गीति काव्य है। जैसे कि जो गाए जा सकें, ठीक है। कहानी इनमें नहीं चलती, मुक्तक में कथा नहीं चलती है। इसमें छंद अपने आप में पूर्ण होते हैं या कहा जाए पद अपने आप में पूर्ण होते हैं। यहाँ कोई क्रम व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है कि एक क्रम के बाद में दूसरा ही आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कहानी नहीं होती, कथा मुक्त होते हैं मुक्तक, ठीक है। अब जैसे कि जो गाए जा सकते हैं इसमें मैं अगर बात करूँ आपके, जैसे कि आपके मीरा के पद हैं, मीरा के पद क्या है? गाए जाते हैं। उसी तरीके से महादेवी वर्मा के जो गीत हैं वो भी किसके अंतर्गत आते हैं? गीति काव्य के अंतर्गत आते हैं। और पाठ्य मुक्त में जैसे कबीर दास जी के दोहे हैं, रहीम दास जी के दोहे हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? पाठ्य मुक्त के अंतर्गत आते हैं, जो कि गाए नहीं जाते, केवल क्या करे जाते हैं? पढ़े जाए या सुनाए जाते हैं, या केवल आप गा नहीं सकते जिनको। तो बात मेरे हिसाब से आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो आप मुझे लिखकर बताइएगा। इसको लेकर मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा कि महाकाव्य को अच्छी तरीके से समझाऊंगा, खंड काव्य को अच्छी तरीके से विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि ये तो केवल एक सामान्य परिचय देना था कि काव्य के कौन कौन से प्रकार होते हैं। क्योंकि अभी मेरा जो वीडियो चल रही है वो है साहित्य के इतिहास को लेकर। तो जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में साहित्य के इतिहास को लेकर। तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।